नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। मामला 21 के खिलाफ था, लेकिन अब आपराधिक केस 13 के खिलाफ चलेगा और 7 का निधन हो चुका है। एक कल्याण सिंह को संवैधानिक पद होने पर बख्श दिया गया है। जो तस्वीरें हैं उसमें लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा और इन नामों के साथ और भी कई चेहरे हैं। जो 13 नामों के साथ अब आपराधिक साजिश का केस, बाबरी केस के मद्देनजर चलेगा और यह केस लखनऊ में चलेगा। इसमें खासतौर से महत्वपूर्ण यह भी है कि जिन नामों पर सहमति जताई गई है उसमें वह 7 नाम का जिक्र नहीं है, चूंकि 7 का निधन हो चला है और बाकी 13 का नाम का जिक्र है जिनका निधन हो गया। उसमें अशोक सिंघल, महंत रामचंद्र दास, मोहसिर सावे, परमहंस रामचंद्र दास, गिरिराज किशोर, महंत अवैधनाथ, बाल ठाकरे शामिल है। लेकिन उसके अलावे जो 13 नाम हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश का केस चलेगा। तो जिक्र आज यहीं से शुरू हुआ है, तो आज जिक्र इसी के साथ दस्तक दी जाए, क्योंकि 6 दिसंबर 1992। आइए तस्वीरों के आईने में जरा उस दौर और इस दौर में 25 बरस में क्या कुछ बदला, इसे ही परख लिया जाए। नक्शे पर ध्यान दीजिए। सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा का यह रूट 25 सितंबर 1990 से 30 अक्टूबर 1990 तक के लिए खींचा गया। दर्जन भर राज्यों से निकलने वाली इस रथ यात्रा ने 25 सितंबर को ही संकेत दे दिए कि रथ यात्रा होगी कैसे। कहां राम का जन्म हुआ था। और जैसे ही सोमनाथ से आडवाणी रथ यात्रा के साथ निकले, लोगों के हुजूम ने उसी वक्त संकेत देने शुरू कर दिए कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर देश में सबसे बड़ा जन आंदोलन को खड़ा करने की दिशा में यह कदम उठाया गया। आडवाणी उस वक्त यानी 30 अक्टूबर को तो अयोध्या नहीं पहुंच पाए, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को न सिर्फ आडवाणी बल्कि बीजेपी के तमाम नेता, संघ परिवार के स्वयंसेवक और कार सेवकों का जो हुजूम अयोध्या पहुंचा, उसने इतिहास के पन्नों में ही बहुत कुछ दफन कर दिया। और 25 बरस बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज जब बाबरी केस मामले में 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का फैसला सुनाया, तो झटके में हर चेहरे के आसरे 6 दिसंबर 1992 के दौर में हर किसी की भूमिका भी हर जहन में जरूर आ गई, क्योंकि 25 बरस पहले के दौर को हर कोई भूल रहा था या भूलना चाह रहा था। खासकर 4 मई 2001 को जब लखनऊ की विशेष सीबीआई जज श्रीकांत शुक्ल की अदालत ने आपराधिक साजिश का आरोप हटा लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ कोर्ट के फैसले के 16 बरस बाद फाइल खोली तो न सिर्फ 13 लोगों पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया, बल्कि रायबरेली में कार सेवकों के खिलाफ जो केस है उसे भी लखनऊ केस से जोड़ते हुए अब आने वाले दिनों में हर दिन सुनवाई कर 2 बरस में फैसला देने का जिक्र भी कर दिया। तो सवाल 3 है। पहला, 1992 की सोच क्या 2017 में बदल चुकी है? क्या 25 बरस के सियासी पन्ने इस दौर में फिर से खुलने लगेंगे? क्या फैसला राजनीतिक तौर पर देश के सामाजिक राजनीतिक माहौल को दोबारा प्रभावित करेगा? यह सवाल इसलिए क्योंकि साजिश छुप कर होती है, लेकिन 25 बरस पहले की तस्वीर और 25 बरस बाद का कथन खुल्लम खुल्ला का ऐलान कर रहा है। और अध्ययन करने के बाद, क्योंकि एक निर्णय है माननीय उच्चतम न्यायालय का, तो निर्णय करने के बाद इस पर हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन 25 बरस पहले के दौर को अगर याद कीजिए और ये जहन में आए जिस पीढ़ी का जन्म उस वक्त ना हुआ हो, आज वो अगर समझने की कोशिश करे तो यकीनन उस वक्त कल्याण सिंह का महत्व क्या था। और मौजूदा वक्त में कल्याण सिंह संवैधानिक पद राज्यपाल के पद पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तक पद पर हैं तब तक उनके खिलाफ केस नहीं चलेगा। लेकिन आइए जरा समझने की कोशिश की जाए उस वक्त कल्याण सिंह का मतलब क्या था। नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं
कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया। तो बाबरी कांड के बाद कल्याण सिंह ने जो ऐतिहासिक और विवादित भाषण दिया उसमें दो टूक कहा था, कोर्ट में केस करना है तो मेरे खिलाफ करो, जांच आयोग बैठाना है तो मेरे खिलाफ बैठाओ, किसी को दंड देना है तो मुझे दो। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण सिंह को इस आधार पर छूट दे दी कि वो राजस्थान के गवर्नर हैं, यानी उन्हें संवैधानिक छूट मिली हुई है। यानी जिस दिन बाबरी कांड हुआ उस दिन भी वो संवैधानिक पद पर थे और फिर उन्होंने घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया था। और आज जब बाबरी कांड के आरोपियों पर साजिश में शामिल होने के आरोप लगे तो कल्याण सिंह इसलिए बच गए क्योंकि वे संवैधानिक पद पर हैं। हमारा मुतालबा ये है कि कल्याण सिंह नहीं होते तो विवादित ढांचा गिरता भी नहीं, क्योंकि सच यही है 1991 में सीएम पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने मुरली मनोहर जोशी और अपनी कैबिनेट के तमाम दूसरे नेताओं के साथ अयोध्या जाकर शपथ ली थी कि विवादित जगह पर ही मंदिर बनेगा। अक्टूबर 1991 में उनकी सरकार ने बाबरी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के पास 2.77 एकड़ जमीन का अधिग्रहण टूरिज्म प्रमोशन के नाम पर किया। जुलाई 1992 में संघ परिवार ने प्रस्तावित राम मंदिर का शिलान्यास किया और विवादित ढांचे के इर्द गिर्द खुदाई करके वहां सीमेंट कंक्रीट की 10 फुट मोटी परत भर दी। कल्याण सिंह सरकार ने इसे भजन करने की जगह बताई और विश्व हिंदू परिषद ने इसे राम मंदिर की बुनियाद घोषित कर दिया। केंद्र सरकार ने 195 कंपनी सेंट्रल मिलिट्री फोर्स मदद के लिए भेजी थी, लेकिन कल्याण सिंह सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। 5 दिसंबर को यूपी के गृह प्रमुख सचिव ने केंद्रीय बल का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, लेकिन कल्याण सिंह बतौर सीएम इस पर भी राजी नहीं हुए। और जब दिल्ली से गृह मंत्री ने टेलीफोन कर कल्याण सिंह से हालात जानने चाहे तो जवाब क्या दिया गया, ये खुद सुन लीजिए। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। दरअसल संघ के कर्मठ स्वयंसेवक कल्याण सिंह राम मंदिर आंदोलन शुरू होने के पहले दिन से ही उससे जुड़े महत्वपूर्ण लोगों में रहे। विवादित ढांचा गिराने के बाद उनकी सरकार गई जरूर, लेकिन 1997 में वो फिर सत्ता में आए। 1999 में मतभेद के चलते कल्याण सिंह ने बीजेपी छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बना ली, लेकिन 2004 में फिर बीजेपी में वापसी हुई। लेकिन फिर 2009 में उपेक्षा से आहत होकर वह बीजेपी छोड़ मुलायम सिंह के साथ चले गए। बाबूजी कल्याण सिंह। लोकसभा चुनाव से 1 बरस पहले यानी नरेंद्र मोदी जिस वक्त प्रचार में जुट चुके थे उस वक्त कल्याण सिंह की फिर बीजेपी में वापसी हुई। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी तो कल्याण सिंह राजस्थान के गवर्नर बने और परिवारवाद का विरोध करने वाली बीजेपी में कल्याण सिंह अकेले शख्स हैं जो खुद राज्यपाल हैं, बेटा राजवीर सांसद है, पोता संदीप सिंह विधायक है। तो दरअसल 21 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मसला चलना था। 7 का निधन हो चला है, 1 कल्याण सिंह बचे जो संवैधानिक पद पर हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन संवैधानिक पद पर राज्यपाल जब बैठा होता है तो आइए जरा इतिहास के पन्नों को पलटे और कोशिश की जाए क्या वाकई संवैधानिक पद यानी राज्यपाल के पद पर नहीं हटाया जा सकता है या वह इस्तीफा नहीं देता है। राजस्थान के गवर्नर कल्याण सिंह के इर्द गिर्द यह उन पूर्व राज्यपालों की तस्वीर है जिन्हें आरोपों के जाल में उलझने पर इस्तीफा देना पड़ा। और आज ये तमाम नाम कल्याण सिंह के बरकस आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल्याण सिंह पर बाबरी केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए आरोप तय नहीं किए क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर है या कहें राजस्थान के गवर्नर है। मेघालय के गवर्नर वी षणमुगनाथन को इसी बरस जनवरी में एक लड़की के यौन शोषण के आरोप के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। उससे पहले जुलाई 2014 में गोवा के गवर्नर
बीवी वांचू के अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर स्कैम में सीबीआई की पूछताछ के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। जून 2014 में ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एम.के. नारायणन को अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर डील में इस्तीफा देना पड़ा था। 26 दिसंबर 2006 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहते हुए 86 बरस के एनडी तिवारी पर जब सेक्स स्कैंडल में फंसे होने के आरोप लगे तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। और याद कीजिए, साल 2002 में झारखंड के गवर्नर प्रभात कुमार को भी इस्तीफा देना पड़ा था। फ्लैक्स इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी के सीबीआई के सामने पूछताछ के बाद जब खुलासा हुआ कि उसने गवर्नर कुमार के आवास पर 3 पार्टियों के लिए उन्हें पैसे दिए थे जब प्रभात कुमार कैबिनेट सेक्रेटरी थे, तो चतुर्वेदी ने आरोप लगाया जब कुमार कैबिनेट सेक्रेटरी थे तो उन्होंने कई मौके पर उनकी आवभगत मंजूर की और इस आरोप को सरकार ने खासी गंभीरता से लिया तो उन्हें पद छोड़ना पड़ा। फिर यूपी के गवर्नर मोतीलाल वोरा और केरल के गवर्नर रहते हुए पी शिवशंकर को 1996 में आरोप लगने के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। और इससे पहले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शीला कौल को एक जनहित याचिका के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। याचिका उन्हें आउट ऑफ टर्न घर के अलॉटमेंट को लेकर थी। और इतिहास के झरोखे में झांकें तो 1986 में महाराष्ट्र के गवर्नर पूना प्रभाकर राव को यूनिवर्सिटी के एग्जाम घोटाले में फंसने के बाद इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि वो आखिरी वक्त तक इन आरोपों से इनकार करते रहे। यानी मार्क्स घोटाले से लेकर यौन शोषण और पैसे लेने से लेकर घर के अलॉटमेंट के साथ करप्शन जैसे मामलों में आरोप लगने के बाद राज्यपालों ने इस्तीफे दिए, उन्हें पद छोड़ने पड़े। और कल्याण सिंह पर आरोप है कि वो बाबरी मस्जिद कांड के साजिशकर्ताओं में शामिल हैं। अलबत्ता उन पर केस इसलिए नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो राज्यपाल के संवैधानिक पद पर हैं। तो बहुतेरे पन्नों की आस में राज्यपाल पद पर रहते हुए कल्याण सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा संवैधानिक पद है, मुकदमा नहीं चलेगा। और एक अच्छी खबर आज, केंद्र सरकार ने वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में पहला कदम तो बढ़ाया। रिपोर्ट देखिए। तो 1 मई से इन तमाम आला पदों पर बैठे सैकड़ों लोगों को लाल नीली बत्ती वाली गाड़ियां नहीं मिलेगी। और सरकार के नए फैसले के मुताबिक ना तो केंद्र में ना ही किसी राज्य में कोई लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल कर पाएगा। यानी जो पहचान वीवीआई कल्चर की है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्रावधान लाल और नीली बत्ती का अधिकार देता है वही कानून की किताब से हटा दिया गया है। इस रूल को अबॉलिश करने का और इसको हटा देने का अर्थ ये होगा कि ना केंद्र में ना किसी राज्य में कोई भी ऐसा डिग्निटरी नहीं होगा जिसको केंद्र या राज्य सरकार नॉमिनेट कर सकती है कि वो रेड लाइट कैरी कर सकता है। और इस मामले में कोई अपवाद नहीं होगा, यानी प्रधानमंत्री भी नहीं और राष्ट्रपति भी नहीं। अलबत्ता पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को ही फ्लैशर के साथ नीली बत्ती लगाने की इजाजत होगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि लाल और नीली बत्ती का मतलब सिर्फ वीआईपी होना भर नहीं था, बल्कि इस बत्ती के आसरे सत्ता और पद की वो ठसक भी दिखती थी जिसमें आम आदमी की हैसियत गौण हो जाती थी। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने इस वीआईपी कल्चर पर न सिर्फ चोट की बल्कि कानून बदलकर जिस तरह इसे खत्म किया वो काबिले तारीफ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में लाल बत्ती कल्चर पर सवाल उठाते हुए कहा था, हाई डिग्नेटरी शब्द आया कहां से, जबकि संविधान में इसका कोई जिक्र है ही नहीं। तो लाल बत्ती तले वीवीआईपी होने का सुकून खत्म हुआ और वीवीआईपी की सुविधाओं की पोटली पर कुछ नए सवाल भी खड़े हो गए। ट्रैफिक इस पर जब सिग्नल पर जाते हैं तो मंत्री एकदम रेड होने के बाद में निकल जाते हैं, तो लोगों को इसके मन में गुस्सा है क्योंकि लोग, जनता जो है वो मालिक है। और इसीलिए वीवीआईपी ये जो कल्चर था ये रेड लाइट से जुड़ा हुआ था और इसलिए आज सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। देर से बत्ती से कुछ होता नहीं, काम से आदमी का नाम होता है, तो बत्तियों से कुछ नहीं होता है। नहीं तो कोई लोग कितने आए और गए, कुछ हिस्टोरिक काम करो उससे नाम लेते, बत्ती से कुछ नहीं होता। गाड़ी से तो बहुत फट में उतर जाएगा, लेकिन दिमाग से कौन उतारेगा लाल बत्ती कल्चर। यकीनन वीआईपी होना सिर्फ बत्ती का प्रतीक नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता में जुड़ जाता है। लेकिन बहरहाल कदम अच्छा है, बधाई देनी चाहिए केंद्र सरकार को। लेकिन इन सब से इतर एक खबर प्रोफेशनल्स के लिए। अमेरिका से अच्छे रिश्ते, ऑस्ट्रेलिया से अच्छे रिश्ते, बावजूद इसके
नकेल कसी जा रही है। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से भारत के रिश्ते अच्छे हैं तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से कैसे रिश्ते हैं, ये हाल में उनके दौरे ने देश को समझा दिया, जिसमें वो मेट्रो में सफर करते दिखे तो अक्षरधाम मंदिर में पूजा करते हुए भी। लेकिन ट्रंप से लेकर टर्मिनल ने इस हफ्ते जो 2 बड़े फैसले किए उसकी गाज सबसे ज्यादा भारतीय युवाओं पर ही गिरेगी, क्योंकि दोनों ने रोजगार वाले वीजा पर कड़ा रुख अपना लिया है। एक तरफ ट्रंप ने आज उस आदेश पर दस्तखत कर दिए जो H1B वीजा जारी करने की प्रक्रिया को कड़ा करेगा और प्रणाली की समीक्षा की मांग करेगा। जाहिर है इस वीजा की भारतीय IT फर्मों और प्रोफेशनल्स के बीच काफी मांग है, यानी असर भारतीय प्रोफेशनल्स पर सीधा पड़ेगा। तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने भारत से ऑस्ट्रेलिया लौटकर जो बड़ा फैसला किया उसने भारतीयों को ही झटका दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ती बेरोजगारी को कम करने के लिए वीजा प्रोग्राम 457 को खत्म कर दिया, जिसका इस्तेमाल 95,000 से ज्यादा विदेशी कर्मचारी ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। और संयोग ऐसा कि इन कर्मचारियों में सबसे ज्यादा भारतीय प्रोफेशनल्स ही शामिल हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन और तीसरे पर चीन है। और इस प्रोग्राम को खत्म करते हुए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा, हम एक अप्रवासन देश हैं, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि ऑस्ट्रेलियन कामगारों को ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसीलिए हम 457 वीजा रद्द कर रहे हैं जो हमारे। तो बहुतेरे सवाल हैं। दुनिया में हर देश को लग रहा है रोजगार उसके अपने नागरिकों को मिलना चाहिए। संकट भारत के भीतर है। यहां पर रोजगार क्या वाकई किस रूप में पैदा हो रहा है, ये एक अलग रिपोर्ट है, कभी दिखाएंगे जरूरत पड़ी। लेकिन चलते चलते गीत